आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का आंकड़ा खौफनाक होता जा रहा है। ऐसे में अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। माहिरीन और डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना के मुश्किल वक्त में वैक्सीन लेना जरूरी है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए यह अहम साबित होगी। सरकार की तरफ से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर बेदारी मुहिम चल रही है। माहिरीन के अलावा मुस्लिम उलमा और दूसरे धर्मगुरु भी अपील कर रहे हैं कि अवाम जल्द से जल्द वैक्सीन ले, जिससे कोरोना के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि 1 मई से बाकायदा वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन मिल सकता है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन, आपका नाम रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये था कि 45 साल या ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन मिल रहा था, लेकिन अब 18 साल से ऊपर के लोग जो बालिग हैं उन्हें अब वैक्सीन मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वैक्सीन से कोरोना का खात्मा हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन तो आ रहा है, वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं जोरों शोर से, लेकिन क्या इस वैक्सीन से ही कोरोना से लड़ाई हम जीत जाएंगे? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ महक अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, जो कि कोविड वार्ड कंसल्टेंट हैं। महक अग्रवाल जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ और खास मेहमान भी आगे डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले महक अग्रवाल जी, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं बहुत अहम काम है और कोविड वार्ड में इससे अगर जुड़े हुई हैं आप, तो ये बहुत बड़ा काम है और पिछले 1-1.5 साल से लगातार आप लोग इस लड़ाई से और इसे कोरोना को शिकस्त देने के लिए आप लोग मेहनत कर रही हैं दिन रात। महक अग्रवाल जी, क्योंकि लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी अब वैक्सीन ले सकते हैं। क्या वैक्सीन आने के बाद अब ये मान के चला जाए कि कहीं ना कहीं कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं और वो खतरा बहुत हद तक कम होगा? अभी जैसे ही वैक्सीन आती है, वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन ही हमारे लिए होप है कि बाद में जाके खत्म होगा। वैक्सीन लेने से बहुत फायदे हैं, बट वैक्सीन के अलावा भी बेसिक कोविड वाली प्रोटोकॉल्स, मास्क पहनना, हाथ धोना, दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। वैक्सीन के बाद बहुत फायदे हैं। मतलब आपका जो अगर आपको कोरोना होता है उसके बाद वो बहुत माइल्ड होगा, बहुत कम होगा, आपकी रिकवरी जल्दी होगी। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको होता भी है आप दूसरों को नहीं फैलाएंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आप जितनी जल्दी लेंगे वैक्सीन, उतना आपके घर में जितने लोग हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। जो जिनके कोई कोमॉर्बिडिटी है उनको कम होगा, वो अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सो जैसे ही आपको मौका मिले वैक्सीन तो लगवानी है, जितनी जल्दी मिले। अपॉइंटमेंट लेके जानी है, वहां पे भीड़ नहीं करनी है, अपना आपको ध्यान रखना है, मास्क बिल्कुल नहीं उतारना है। जहां पे आप लगवाने जा रहे हैं वो भी हॉस्पिटल है, तो आपको अपना ध्यान वहां पे जरूर रखना है। बिल्कुल, जो बातें यहां पर महक अग्रवाल जी बता रहे हैं कि वैक्सीन तो आपको लेना ही लेना है। अगर वैक्सीन आ रहा है तो जल्दी कीजिए। वैक्सीन के लिए सबसे पहले तो आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है, जो आज से शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन बाकायदा आज से शुरू हो चुका है। आज आप रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको टोकन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद फिर 1 मई से जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उसमें आपकी बारी आ सकती है और यह बहुत जरूरी है। और जो उसके फायदे हैं वो महक अग्रवाल जी गिना रही थी। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष श्रीवास्तव जी हैं, जो कि प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली एनसीआर के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सर, लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, बल्कि यूं कहा जाए कि डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा डेथ रेट की अगर बात करते हैं और
अमवात की अगर बात करते हैं तो वो भी डराने वाला आंकड़ा एक तरह से है। रोजाना जो मरने की खबरें आ रही हैं, इससे भी लोगों में एक डर और खौफ है। मेरा सवाल यह है कि अब वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर शुरू हो रहा है, पूरे मुल्क में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि इससे कोरोना का खतरा कुछ हद तक कम होगा या बहुत हद तक कम होगा? जी बिल्कुल। वैक्सीनेशन लास्ट ईयर हमारे पास नहीं था इसका उपचार, जिस प्रकार से 2020 में कोरोना आया था। लेकिन इस बार 2021 में इससे पहले ही, जैसे ईयर एंड से पहले हमने वैक्सीन बना लिया। और अब वैक्सीनेशन कराना जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश कर रही है, ये जरूर हम कोरोना को हराने में सक्षम होंगे और जरूर कारगर साबित होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज और सर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन तो अभी प्रोसेस में है, इन प्रोसेस में है। काफी लोगों को एक डोज लग चुकी है, कुछ लोगों को बहुत ही मात्र, कुछ लोगों को ही दूसरी डोज भी आ पाई है। अभी हमारे पूरे देश में वैक्सीनेशन करना जिस प्रकार से मुहिम चलाई जा रही है, अभी 18 साल से 44 साल तक को भी शुरुआत कर दी गई है आज से, तो ये भी कारगर साबित होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो लोग अभी जो अप्रैल का जो हमने ये सेकेंड वेव देखा है और इसमें इतने लाखों लोग जो संक्रमित हो गए हैं, इनको भी बचाने के लिए जो कारगर जो चीजें इलाज में उनके जो संभावित चीजें हैं, उसमें भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे अस्पतालों का जो इलाज है वहां पे जो सरकारें अपनी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। प्लस में साथ साथ आपने देखा होगा, अगर आपको ऑब्जर्वेशन रहा कि लास्ट ईयर हमने प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू भी काफी लोगों को ठीक किया था, क्योंकि वैक्सीनेशन तब नहीं था। तो प्लाज्मा भी अभी जो कोविड से संक्रमित हो गए हैं जो लाखों लोग, उनको भी अभी हमें उपचार कैसे होगा इस पे भी ध्यान देना है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि वैक्सीन तो जरूर आ जाएगी, लेकिन वैक्सीन के अलावा क्या कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। जिस तरह से संतोष श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी से भी बहुत हद तक मरीजों को बचाया जा सकता है, जो कोरोना मुतासरीन है उनकी जानें बचाई जा सकती। तो इस तरह के ऑप्शन पर भी नजर रहनी चाहिए। वैक्सीन तो जरूर होगा, लेकिन इस वैक्सीन के दरमियान जो दूसरे ऑप्शन है उस पर भी नजर रहनी चाहिए और उस पर भी काम होना चाहिए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, जो कि मारूफ आलिम दीन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मौलाना साहब, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी 1 मई से अब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन उसका शुरू हो चुका है। मुसलमानों में खासतौर से बात की जाए, आम लोगों के अलावा अगर मुसलमानों की हम बात करें तो उनमें बहुत सी गलतफहमियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन या टीके को लेकर। तो उन्हें क्या कुछ बताना चाहेंगे कि रमजान में अगर रोजा है तो वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? इसके अलावा बहुत से लोगों का मानना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना रुक नहीं रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, अमवात का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की जो गलतफहमियां हैं, इस पर मौलाना क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मज़हब इस्लाम में अपनी जान की हिफाजत और अपने अहल-ओ-अयाल यानी अपने घर वालों की, अपने पड़ोसियों की जान की हिफाजत को बहुत बुनियादी तौर पर अहमियत दी गई है और अपनी सेहत और अपनी जान की हिफाजत को शरई फरीज़ा करार दिया गया है। इसीलिए आप देखें कि हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में हदीस में पूरी तिब नबवी के नाम से पूरा एक बाब है, पूरी किताबें मौजूद हैं, जिसमें कि इस बात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है कि किन किन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है जो कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो और किन किन चीज़ों को नहीं करना है। इस किस्म की वबा के सिलसिले में भी शरीयत ने हमारी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है, और वो रहनुमाई यही है कि हमें हर तरीक़े के प्रिकॉशंस लेने हैं। वो प्रिकॉशन जो कि हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं या हुकूमत के सेहत डिपार्टमेंट कह रहा है, उसी को लेने, उन्हीं प्रिकॉशंस को अगर हम लोग सही से लें तो बहुत हद तक इस वबा से हम लोग महफूज रह सकते हैं। और लेकिन ये एक टेम्परेरी चीज़ है। परमानेंट चीज़ ये है कि अगर कोविड-19 से हमें अपने आप को हमेशा के लिए महफूज करना है तो उसके लिए वाहिद रास्ता यही वैक्सीनेशन ही है। और पूरी दुनिया में चाहे अरब मुमालिक हों या और जितनी कंट्रीज हैं, वहाँ तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या मुसलमान क्या नॉन मुस्लिम, सब लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं।
और रोजे की हालत में भी आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उससे आपका रोजे पे कोई खराब असर नहीं पड़ेगा, यानी रोजा नहीं टूटेगा, और आप रोजे की हालत में भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसमें शरीयत में कोई कबाहत नहीं है शरई तौर पर। इसलिए हम लोगों की सबसे यही अपील है कि आप तमाम लोग आगे बढ़ करके अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, और वैक्सीनेशन के बाद भी जो भी एहतियाती तदबीरें बताई गई हैं, जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं, वो प्रिकॉशंस लेते रहें। और डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का ये कहना है कि जब आप दोनों शॉट्स ले लेते हैं, दोनों डोज ले लेते हैं, उसके बाद आप सेफ सर्किल में आप आते हैं, सेफर जोन में आते हैं। लिहाजा आपके चैनल के जरिए से मेरी सबसे यही अपील है, खुसूसन मुसलमानों से, कि किसी भी किस्म की गलतफहमी में मुब्तला ना हो। जो वैक्सीन किसी को भी लग रही, किसी भी शहरी को लग रही है, वही वैक्सीन हमें और आपको भी लग रही है। कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि किसी को कोई और वैक्सीन लग रही हो और हमें कोई और वैक्सीन लग रही हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मौलाना आपने बताई कि अगर रोजे की हालत में भी हैं तब भी आप वैक्सीन ले सकते हैं, आपका रोजा बिल्कुल उससे खराब नहीं होगा, यानी रोजा टूटेगा नहीं। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन हैं सरगंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मोहसिन वली साहब, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है। मोहसिन वली साहब, क्योंकि आज कोरोना की जो सूरत हाल है, हर आदमी के सामने एक तरह से उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं। अब सर, सवाल ये उठ रहा है कि अब इतने बड़े पैमाने पर 1 मई से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है, वैक्सीनेशन के लिए मुहिम चलाई जा रही है और टीका दिया जाएगा। क्या मानकर चला जाए कि इस टीके के जरिए, इस वैक्सीन के जरिए हम कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे, इसी से कोरोना का सर खात्मा होगा? जी बिल्कुल, लेकिन हमको इसमें हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो सर्वर्स हैं जिन पर हम बुकिंग करा रहे हैं, हमारे नौजवान बुकिंग करा रहे हैं, वो स्लो हो गए हैं। और स्लो तो हो ही जाएंगे जब बहुत से लोग एक साथ बुकिंग कराएंगे, और वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो हमको इसमें हिम्मत नहीं छोड़नी है और सर्वर्स पे लगे रहना है और अपना जरूर रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एक वाहिद तरीका इस वक्त हमारे पास वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन के बाद ये देखा जा रहा है कि अगर इत्तेफाकन कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद कोरोना हो रहा है, तो या तो वो बहुत हल्का हो रहा है या उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और ऐसा भी देखा जा रहा है, ये तो खैर जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, उन लोगों को अमवात कम हो रही हैं। तो इसको हिम्मत बांधते हुए कोरोना के वैक्सीन को लगवाएं। और इसमें एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में हमको कहीं जाए वैक्सीनेशन लगवाने और ऐसा महसूस हो या ऐसा बताया जाए कि अभी वैक्सीन नहीं है, आप इंतजार कीजिए, तो उससे भी हमको गुरेज नहीं करना है। क्योंकि एक बहुत बड़े मुल्क के बहुत बड़े सिस्टम में बहुत बड़ा टीका का जो ये अभियान है, ये मुहिम है, ये चल रही है। और इस टीके को हमको खुद कामयाब बनाना है, कोऑपरेशन करके। हमें ये नहीं कहना जी हम वहाँ टीका लगवाने गए थे, वहां तो भीड़ थी, हम आ गए, वहां तो टीका नहीं था, वहां बोर्ड लगा था। तो ये सब बातें नहीं करनी है, हमको साथ देना है इंतजामिया का, तभी हम इससे बच सकेंगे। ये हमारे लिए भी टीका जरूरी है, इंतजामिया का तो काम है टीका देना, लेकिन हमारा काम है टीका लेना। तो थोड़ा सब्र और तहम्मुल और थोड़ी सी इसमें इंतजार की भी कैफियत हो, तो उसको भी बर्दाश्त कर लें और टीका लगवा के ही आए, टीका लगवा के ही छोड़ें। बिल्कुल। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, अब लोगों के जहनों में टीके को लेकर, वैक्सीन को लेकर बहुत तरह के सवाल हैं। सबसे पहला जो सवाल ये आता है कि हमारे दरमियान 3-4 तरह के टीके हैं, वैक्सीन है। कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें या एस्ट्राजेनेका की बात करें, तो इनमें से सर अब सवाल ये उठता है कि बेहतर कौन सा है, कौन सा वैक्सीन लेना है? देखिए, वैक्सीन तो वैक्सीन ही है। मैं एक और चौथी बात बता देता हूं कि इससे पहले कि ये वैक्सीन अपनी कारगरी, इफेक्टिवनेस, अपनी इस्तेदाद को खो दे, हमको जल्दी से जल्दी जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उसको लगवा देना चाहिए। और इसमें जो भी एहतियात है उसके साथ वैक्सीन लगाया जाएगा। अभी मौलाना भी फरमा रहे थे कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लगवा लेना चाहिए। तो ये मैं भी कहूंगा, और इसमें कोई हमको चूज ही नहीं होना है, कोई सिलेक्शन नहीं करना है। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो किस्मत पे भरोसा रखेंगे तो हो सकता है अच्छे से अच्छा वैक्सीन हम तक पहुंच जाए।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, यानी इसमें पहल करनी चाहिए। अगर कोरोना को शिकस्त देना है, कोरोना को हराना है, तो आपको वैक्सीन तो लेना ही है, लेकिन वैक्सीन लेने में आपको जल्दी भी करनी है, ताकि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी ये वैक्सीन आपको लग जाएगा उतनी जल्दी आप कोरोना को एक तरह से हरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन यह कि बहुत से फायदे हैं जिनके बारे में अभी जो माहिरीन बैठे हैं उन्होंने कई फायदे गिनाए कि इससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं, बहुत हद तक बचा जा सकता है। मैं महक अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। महक अग्रवाल जी, अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना का अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है? बहुत से लोगों के जहनों में यह भी चीज होती है कि एक बार हमारा अगर वैक्सीन ले लेंगे, दोनों डोज अगर हम ले लेंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि कोरोना हमारे आसपास नहीं आएगा या कोरोना का अटैक नहीं होगा। इस तरह की लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। कोरोना की दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत छोटा % चांस है कि आपको फिर से हो सकता है, बट जब अगली बार होगा तो आपको बहुत कम होगा, आप बहुत जल्दी भी ठीक हो जाओगे। हम पेशेंट्स देख रहे हैं जो बहुत बूढ़े भी लोग हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज भी हैं, बट वो बहुत जल्दी निकल रहे हैं इससे, बिकॉज उनको वैक्सीन लग चुकी है पहले। तो वैक्सीन लेने से आपका खत्म होना एकदम से खत्म नहीं हो सकता है। आपको अपनी प्रिकॉशंस पूरी लेनी है। आपको हो सकता है फिर से, बट अगर आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी ठीक से रखेंगे, अगर आप मास्क पहन के रखेंगे, हाथ धोते रहेंगे, दूरी मेंटेन करेंगे, तो आपको कम होने का चांस है। बिल्कुल, यानी आपको एहतियात में कोई कमी नहीं करनी, एहतियात आपको पूरी वही करनी है, वही विनिंग फॉर्मूला कि आपको मास्क लगाना है, आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल उस वक्त भी रखना है जब आप वैक्सीन ले चुके हों, टीका आपको लग चुका हो, लेकिन एहतियात आपको करना है। संतोष श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, प्लाज्मा थेरेपी की आप बात कर रहे थे, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग ठीक होकर जाते हैं, जो कोरोना को शिकस्त देकर जाते हैं, और उस वक्त जब उनके प्लाज्मा की जरूरत होती है तो बहुत मुश्किल होती है उसमें, तो क्या कुछ इसके लिए सिस्टम या नेटवर्क आप लोग बना रहे हैं? जो लोग आपके पास से ठीक होकर जाते हैं, किस तरह से उनसे कांटेक्ट किया जाए ताकि उनका प्लाज्मा लिया जाए और दूसरे लोगों के काम आ सके? इसके लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जो लोग ठीक होते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सभी पूरे दर्शकों को भी कि जिसको प्लाज्मा थेरेपी दिया जाता है, एटलीस्ट वो पेशेंट तो दोबारा से प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता है। और हमने 2020 में, क्योंकि हमारे पास एक प्लाज्मा थेरेपी ही एकमात्र ऐसा उपचार था कि जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स को दिया जाता है सिर्फ, जो कि बहुत गंभीर रूप से संक्रमित है प्लाज्मा से, तो कोविड से, तो उनको प्लाज्मा थेरेपी ही एक उपचार है जिससे कि ठीक हुए किसी कोविड से ठीक हुए मरीज जो भी व्यक्ति है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बन गई है, जिस एंटीबॉडीज ने कोविड के वायरस को, कोरोना वायरस को बीट किया है, हराया है, तो वो चीज अगर उसको हमने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम दोबारा से किसी दूसरे जो गंभीर रूप से संक्रमित पेशेंट है उसके अंदर वो जो प्लाज्मा उसको स्थानांतरित किया जाता है, उसकी वजह से उसके इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। उस मरीज को जो संक्रमित है उसका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, जिससे कि वो उसके शरीर में जो कोविड का वायरस है उसको वो मात देने में कारगर साबित होता है। साथ ही साथ जो उसको उपचार मिल रहा है अस्पतालों में, जो दवाइयां दी जा रही है वो भी फिर इफेक्टिव हो जाती हैं और 48 घंटे से 72 घंटे में रिकवरी शुरू हो जाती है। देखिए, प्लाज्मा, हमारा टॉपिक तो आज वैक्सीनेशन पे है, वैक्सीनेशन सबको लगाना चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो पेशेंट अभी जो संक्रमित हो चुके हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस में अभी, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे भी एक डोज लग चुका है अप्रैल के पहले हफ्ते में, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इससे किसी प्रकार की कोई मतलब परेशानी नहीं होती। हल्का फीवर, मुझे तो हल्का फीवर भी नहीं हुआ, कहा जाता है कि एक फीवर हो सकता है, कई लोगों में देखा गया है, तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन मैं उन सभी जो कोविड से रिकवर हुए हैं पीछे भी, और अगर वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या अप्रैल में भी जो लोग हैं और वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दर्शकों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन से पहले प्लाज्मा अगर डोनेट करने के लिए वो एलिजिबल हैं, वो संभावित हैं, तो पहले प्लाज्मा डोनेट कर लें ताकि उनके प्लाज्मा से किसी की जान बचाई जा सके, और उसके बाद वो वैक्सीनेशन करें। तो ये भी एक क्लॉज है कि अगर वैक्सीनेशन जिसको मिल जाता है वो व्यक्ति प्लाज्मा डोनेशन नहीं कर सकता। यानी कि जो लोग ठीक हुए हैं, तो
प्लाज्मा पहले दे दें, उसके बाद वैक्सीनेशन कराएं, उसके बाद टीका लें, क्योंकि अगर एक बार टीका ले लेंगे तो उसके बाद फिर प्लाज्मा नहीं दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी जी वो प्लाज्मा नहीं दे सकता जी। है। तो ये देखिए, ये बात सबको पता होनी चाहिए, जिससे कि हम जो लाखों इस समय कोविड से संक्रमित हैं लोग, वो उनके इलाज में ये कारगर साबित होगा। प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले 2020 में भी लोग हमने जो कैंपेन चलाया दिल्ली एनसीआर में, ऑल इंडिया नेटवर्क में, सरकारों ने भी इसमें हमारा साथ दिया। जगह जगह हर एक राज्यों में प्लाज्मा बैंक बनाया गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को प्लाज्मा मिलने लग गया, और इससे रिकवरी रेट काफी अच्छी थी। 80% की रिकवरी रेट है। जिन लोगों को प्लाज्मा मिला है और जो उससे ठीक हुए हैं, वो एक अच्छी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं आज। तो यानी कि प्लाज्मा थेरेपी भी एक कारगर इलाज, उपचार साबित हुआ है। तो इसकी डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो संतोष श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक डोज वो भी वैक्सीन का ले चुके हैं, और जो बात जहां तक लोगों के जहनों में एक गलतफहमी है साइड इफेक्ट का, या लोग बहुत अभी भी घबराते हैं, और लोगों के जहन में एक अभी भी वो चीज है कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लिया, टीका लिया, लेकिन उसके बाद भी वो कोरोना के शिकार हुए, वो पॉजिटिव हो गए। तो ऐसी जो गलतफहमियां हैं, जो घबराहट है, इस पर क्या कुछ मशवरा लोगों को देना चाहेंगे डॉक्टर मोहसिन वली साहब? जी, मैं इसको दो हिस्सों में आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। एक तो एक इम्यूनिटी वो है जो हमें प्लाज्मा से मिलती है, वो बीमारी के दौरान मिलती है, जो कि शदीद बीमारी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। दूसरी इम्यूनिटी वो है जो हमको कोरोना का हमला होने के बाद, कोरोना से ठीक होने के बाद हमको इम्यूनिटी ब्लड में एंटीबॉडीज बनती हैं, और ये इम्यूनिटी जो है ये काफी हफ्तों तक रहती है। और तीसरी इम्यूनिटी वो होती है जो हमको टीके के बाद मिलती है। तो अगर हमको कोरोना हो गया है तो हमको इम्यूनिटी बन गई है, उसके बाद हम 2, 3, 4 हफ्ते के बाद ही हम वैक्सीनेशन करवाएं। ये तो एक इसका पहलू हो गया। दूसरा ये है, वैक्सीनेशन होने के बाद जो वैक्सीन हमको कोरोना वायरस के लिए लगा है, उसके लिए उसने हमको इम्यूनिटी दे दी है। लेकिन अगर ये किसी वजह से हमको दोबारा कोरोना वायरस हमारे बॉडी में दाखिल हो जाता है और वो अपना हमला करता है, तो उसका हमला शदीद नहीं होता है, बहुत माइल्ड होता है, और कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि वो ऐसे ही पास ऑफ हो जाता है। तो जब ये पास ऑफ हो जाएगा तो इसकी भी इम्यूनिटी उसमें ऐड हो जाएगी। तो हमको दूसरे और तीसरे टीके के बीच का जो डिफरेंस है वो अब 2 महीने का बताया जा रहा है, एस्ट्राजेनेका का खास तौर से। तो इसलिए हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, न टीके के साइड इफेक्ट है, न प्लाज्मा के साइड इफेक्ट है, न दोबारा कोरोना के साइड इफेक्ट है। मैंने अभी बताया था कि कोरोना अगर ऐसे पेशेंट को जो सफर कर चुका है उसको दोबारा अगर होता है और उसको टीके की एक डोज या कभी कभी दोनों डोज भी मिल चुकी हैं, तो वो कोरोना का अटैक उसको बहुत माइल्ड होता है और उसकी बॉडी में कोरोना से लड़ने की पूरी ताकत होती है, इसलिए बहुत हल्का सा अटैक होके वो चला जाता है। और इसमें मैंने उसके आगे भी बोला था कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, और उसके आगे भी बोला था कि मौत के जो चांसेस हैं, डेथ के चांसेस हैं, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी हालत में हमको टीका अवॉइड नहीं करना है। टीके के कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। टीके के बारे में जो अफवाहें फैलाई गई थी, हम बहुत बार आपके चैनल पे भी उसके बारे में बयान कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टीका पूरे मुल्कों में, सब मुल्कों में लग रहा है। एक टीका जो है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इससे क्लॉटिंग होती है, उसका भी इंसिडेंस 0.006% है, और लेडीज को ज्यादा होती है क्लॉटिंग जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर होती हैं, जो बहुत ज्यादा जिनका वेट है, जो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए उनके अंदर ही वो क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं और दूसरे लोगों में क्लॉटिंग के चांसेस नहीं होते हैं। और एस्प्रिन अगर कोई खा रहा है हार्ट पेशेंट और वो बंद कर देता है, उसको क्लॉटिंग के चांसेस होंगे। तो आप एस्प्रिन खा के और जाइए टीका लगवाने अगर आपको बहुत खतरा है, और एस्प्रिन खाते रहिए अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर है। वो कार्डियक प्रिवेंशन के लिए भी हम यूज करते हैं आमतौर से 45 साल के ऊपर। मतलब किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना और घबराना नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप टीका ले लीजिए। 1 तारीख से टीके की शुरुआत हो रही है। मौलाना, मैं आखिर में फिर चाहूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए, न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए मुस्लिम समाज से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद टीका लगवाने में पहल करें। नहीं, मेरी सबसे यही अपील है कि बिल्कुल भी मायूस ना हो, ना उम्मीदी कुफ्र है। पूरी तरीके से अपने अंदर हिम्मत और ताकत पैदा रखें। रमजान के मुबारक महीना है।
के लिए। सभी को मालूम है कि इस मुबारक महीने में रोजेदारों के अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल फरमाता है। बिल्कुल। लिहाजा दुआओं का जरूर एहतिमाम करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीजों का चाहे खजूर हो या शहद हो, वसल्लम ने जिन जिन चीजों का चाहे खजूर हो या शहद हो या कलौंजी हो या हल्दी और दूध हो, इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और इस मुबारक महीने में करेंगे तो चूंकि इन चीजों का इस्तेमाल करना मसनून है, तो आपको सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा और आपकी सेहत के लिए और इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये आपके लिए बहुत बड़ी शील्ड बनेगा। उसी के साथ साथ जो कि जाहिर सी बात है कि आप खुद महफूज होंगे और दूसरों को भी बचाने में एक तरह से कारगर साबित होगा। तो जो बातें यहां पर माहिरीन बता रहे हैं, जो बातें मौलाना ने बताई और डॉक्टर मोहसिन वली या दूसरे पैनलिस्ट ने जो बातें बताई कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से जल्दी आप अगर कोरोना का टीका ले लेते हैं तो कोरोना से लड़ाई में आपको और ज्यादा मदद मिल सकती है। तो हमारी भी यही अपील है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द टीका लगवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, डॉक्टर मोहसिन वली साहब, महक अग्रवाल जी और संतोष श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।